हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बात करने वाले हैं एसएससी द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है सब इंस्पेक्टर दिल्ली और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स का। ठीक है, इसका नोटिस आउट कर दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होगा वो 4 मार्च 2024 से स्टार्ट होगा और 28 मार्च 2024 तक इसका फॉर्म फिल किया जाएगा। और इसको जो फीस पेमेंट करने की लास्ट डेट है वो 29 मार्च 2024 है। और करेक्शन करने के लिए जो विंडो दी जाएगी वो 30 मार्च से लेकर 31 मार्च के लिए दी जाएगी, मतलब 2 दिन के लिए आपको करेक्शन करने के लिए भी टाइम दिया जाएगा। और जो इसका एग्ज़ाम होना है वो इनका जो इन्होंने कैलेंडर जारी किया है ना? जो सीबीटी का इन्होंने एसएससी टाइम टू टाइम अपने कैलेंडर जारी करती रहती है ना एग्ज़ाम का, तो उसके अकॉर्डिंग जो उन्होंने कैलेंडर जारी किया है उसके हिसाब से इसका एग्ज़ाम 9, 10 और 13 मई को होने वाला है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान देने वाली है कब से कब तक इसका फॉर्म फिल किया जाएगा और कब इसका एग्ज़ाम हेल्ड है। ठीक है, ये सबसे पहले बताया गया है इसको सैलरी के बारे में। जो सब इंस्पेक्टर हैं जीडी जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में होंगे उनकी जो सैलरी होगी लिखा है द पोस्ट कैरीज पे स्केल ऑफ लेवल 6, उनकी लेवल 6 की जो पोस्ट होगी जिसका बेसिक पे होगा 35,400 से लेके 1,12,400 तक। और ये जो इसकी पोस्ट होगी वो ग्रुप बी पोस्ट होगी और साथ में नॉन गाइडेड होगी। ग्रुप बी नॉन गाइडेड पोस्ट होगी और नॉन मिनिस्ट्रियल होगी। दूसरी जो वैकेंसी है इसमें वो है सब इंस्पेक्टर दिल्ली में, दिल्ली पुलिस, सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस। तो इसमें बताया गया है द पोस्ट कैरीज पे स्केल ऑफ लेवल 6, ये भी लेवल 6 की पोस्ट है। और इसका भी जो बेसिक है 35,400 से लेकर 1,12,400 का है एंड इज क्लासिफाइड एज ग्रुप सी बाय दिल्ली पुलिस। लेकिन ये जो पोस्ट है वो दिल्ली पुलिस द्वारा ग्रुप सी कैडर में रखी गई है। ये जो जीडी सीएपीएफ वाली है तो ये ग्रुप बी है, नॉन गाइडेड और नॉन मिनिस्ट्रियल। बट जो सब इंस्पेक्टर की है वो ग्रुप सी रखी गई है दिल्ली पुलिस द्वारा। अब बात कर लेते हैं इसकी वैकेंसीज की। जो सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस की जो वैकेंसी है मेल वाली, ये उसका बताया गया है कि उसकी क्या वैकेंसी है। ये जो ओपन एग्ज़ाम लिया जाएगा जो फ्रेश कैंडिडेट्स होंगे उनके लिए केवल यही है 101 वैकेंसीज। बाकी ये एक्स सर्विसमैन के लिए है 7 वैकेंसीज। और ये एक्स सर्विसमैन स्पेशल कैटेगरी इसके 5 वैकेंसीज है। और जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स हैं जो पहले से डिपार्टमेंट में हैं उनके लिए 12 वैकेंसीज हैं। और इस तरीके से मेल के लिए कुल मिला के 125 वैकेंसीज दी गई हैं। अब यही हम बात कर लेते हैं फीमेल के लिए। तो फीमेल के लिए ऐसा कुछ नहीं दिया गया है कि ओपन है, ये एक्स सर्विसमैन है या डिपार्टमेंटल है। यहाँ केवल सिर्फ टोटल वैकेंसीज क्लियर की गई हैं कि यूआर के लिए इतनी है, ओबीसी। तो टोटल मिला के 61 जो वैकेंसीज हैं वो लेडीज़ के लिए दी गई हैं, फीमेल के लिए। अब बात कर लेते हैं सब इंस्पेक्टर जीडी जो सेंट्रल आर्म फोर्सेस है उसमें कहाँ कहाँ वैकेंसीज हैं। तो इसमें सबसे जो वैकेंसीज दी गई हैं वो हम देखेंगे बीएसएफ में दे रखी है, सीआईएसएफ में दे रखी है, सीआरपीएफ में दे रखी है, आईटीबीपी में दे रखी है, एसएसबी में दे रखी है। और इसमें बताया गया है मेल के हिसाब से कितनी वैकेंसीज हैं, फीमेल की कितनी वैकेंसीज हैं। और सारी बताई गई हैं, मेल फीमेल और कैटेगरी के हिसाब से भी बताई गई हैं। यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी और एक्स सर्विसमैन के लिए भी बताई गई हैं, 10% है। तो ऐसे कुल मिला के जो टोटल वैकेंसीज है वो 4,001 वैकेंसीज हैं सीएपीएफ की। और लगभग जो दिल्ली पुलिस की वैकेंसीज थी 61 ये हैं, 125 ये हैं। लगभग 186 वैकेंसी दिल्ली पुलिस में है। इसमें बताया गया है कि कैंडिडेट सिलेक्टेड फॉर अपॉइंटमेंट टू पोस्ट ऑफ एसआई इन सीएपीएफ आर लायबल टू सर्व एनीवेयर इन इंडिया। मतलब जो वैकेंसी दिल्ली पुलिस वाली है सब इंस्पेक्टर की वो केवल दिल्ली पुलिस मतलब दिल्ली में ही पोस्टेड रहेंगे। लेकिन जो सीएपीएफ में अगर वो अपॉइंट होता है तो उसको ऑल इंडिया में कहीं भी उसको अपनी सर्विस देनी हो सकती है। ठीक है, रिजर्वेशन का बताया गया है कि एससी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी का ये तो लगभग वही है जो रिजर्वेशन है जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा दिया जाता है जनरली सभी के लिए, जो फिक्स दे रखा है।
इन्होंने बोला है कि कमीशन जो है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, उनको सिर्फ़ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स या फिर दिल्ली पुलिस द्वारा पोस्ट दी जाती हैं कि आपको इतनी पोस्ट दी जा रही हैं और आप इतनी पोस्ट पर काम कराइए या भर्ती करिए, ठीक है? तो ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन डिसाइड नहीं करेगा कि कितनी वैकेंसीज़ कहाँ-कहाँ हैं, ये डिसाइड जो है कंसर्न डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री का ही ऊपर है। ये बताया गया है अब यहाँ सब इंस्पेक्टर जो दिल्ली पुलिस की है मेल के लिए रिजर्वेशन इज अवेलेबल फॉर एक्स सर्विसमैन एंड स्पेशल कैटेगरीज ऑफ एक्स सर्विसमैन एज डिटेल बिलो। जो मेल के लिए रिजर्वेशन रहेगा एक्स सर्विसमैन और स्पेशल वाले जो हैं एक्स सर्विसमैन उनके लिए क्या है वो ये है हैविंग सर्व इन द स्पेशल फोर्स एनर्जी स्पेशल एक्शन ग्रुप में आएंगे वो और हैविंग रिसीव्ड क्यूआई क्वालिफाइड इंस्ट्रक्टर्स ग्रेडिंग इनटू इन द कमांडो कोर्स or officers from the Navy, Air Force who have worked in the specialized commando type units. In case sufficient number of ex-servicemen candidates under categories as para 3.2 are not able, the unfilled vacancy will be filled from amongst other available ex-servicemen candidates. ये बताया गया है कि जो एक्स सर्विसमैन का जो स्पेशल कैटेगरी है, स्पेशल कैटेगरी में स्पेशल फोर्सेस, एनर्जी कमांडो वगैरह आएँगे या फिर जो इनको स्पेशल कोई कमांडो कोर्स वगैरह कर रखा होगा उन लोगों ने, उन लोगों को ना एक्स सर्विसमैन का स्पेशल कोटा दिया जाएगा और बाकी जो अदर्स जो हमारे जो सर्विसमैन रहेंगे एक्स जो नॉर्मल जिन्होंने सर्विस दी होगी, उनको नॉर्मल एक्स सर्विसमैन की तरह ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, बाकी ये तो बेसिक दिया गया है, नेशनैलिटी जो दे रखी है सिटीज़नशिप वो तो इंडिया ही होना चाहिए और एज लिमिट की बात की गई है। तो एज लिमिट जो मेजर की जाएगी, उसका जो मेजरमेंट होगा वो 1 अगस्त 2024 से किया जाएगा। तो जो एज होगी वो एज 1 अगस्त 2024 को होनी चाहिए। एज लिमिट दे रखी है 20 से 25 साल। तो 1 अगस्त 2024 को जो एज लिमिट है वो 20 से 25 साल के बीच में होनी चाहिए। और इन्होंने जो डिटेल भी दिया गया है कि जो 2/8/1999 से उसकी डेट ऑफ बर्थ उससे पहले की नहीं होनी चाहिए और 1/8/2004 के बाद की नहीं होनी चाहिए। और बाकी जो एज रिलैक्सेशन दिया गया है ये भी वही है जो इंडियन गवर्नमेंट द्वारा जो फिक्स्ड है, SC/ST का 5 ईयर 3 ईयर वगैरह जो पहले से प्री फिक्स्ड है। आप खुद भी यहाँ चेक कर सकते हैं नोटिफिकेशन को, मैं इसका जो लिंक रहेगा वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से भी जो ये नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और अच्छे से नोटिफिकेशन को खुद से भी चेक कर सकते हैं। पूरा जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको जो 10th की जो आपकी मार्कशीट रहेगी, जो आपके पास सर्टिफिकेट रहेगा 10th क्लास का, उसके हिसाब से आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो मानी जाएगी। ये बोल रहा है कि जो एक्स सर्विसमैन हैं जिन्होंने पहले से ही सिविल साइड अंडर द गवर्नमेंट ग्रुप सी डी, जिन्होंने जो एक्स सर्विसमैन है जिन्होंने पहले से ही ग्रुप सी या ग्रुप डी की पोस्ट ले रखी है, अपना जो रिजर्वेशन लगा के एक्स सर्विसमैन वाला वो दोबारा से है इसके लिए वो लगाने के लिए इसमें जो है एलिजिबल नहीं है, ठीक है? जो जिन्होंने पहले एक बार यूज़ कर लिया है वो इसको दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। उन्होंने बोला है जो अ, एक्स सर्विसमैन लोग हैं वो जो सिर्फ़ 10th पास हैं और मगर जिन्होंने इंडियन आर्मी में या एयर फ़ोर्स में या नेवी में अपना 15 साल दिया होगा, तो वो दिल्ली पुलिस में जो सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है केवल उसी के लिए ही एलिजिबल है और जो सीएपीएफ में जो ग्रुप बी की वैकेंसीज़ हैं उसके लिए वो एलिजिबल नहीं है और जो एक्स सर्विसमैन जिसको 15 साल कंप्लीट नहीं हुआ है, वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। वो एक्स सर्विसमैन की तरह नहीं आएँगे। जो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर है, क्रीमी लेयर है, उसका सर्टिफिकेट की बात हो रही है और एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और ईएसएम के सर्टिफिकेट्स हैं, वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा फिक्स्ड हैं, जो उन्होंने एनेक्सर पहले से दे रखा है और बाकी जो एनेक्सर हैं, वो इन्होंने इसके साथ भी लगा रखा है, नोटिफ़िकेशन के साथ में आप वहाँ से भी एनेक्सर डाउनलोड करके उसको आप सर्टिफिकेट बनवा सकते हो, ठीक है? मगर वैसे आपका सर्टिफिकेट सेंट्रल फॉर्मेट में ही होना चाहिए। जो ओबीसी वाले कैंडिडेट्स हैं, वो ध्यान रखेंगे कि उनका जो सर्टिफ़िकेट्स है इसमें सिर्फ़ वही ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स एलिजिबल रहेंगे, जो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, ठीक है? जो क्रीमी लेयर के अंडर आते हैं, वो इसके लिए ओबीसी का जो रिज़र्वेशन है, वो क्लेम नहीं कर सकते हैं। और जो क्रूशियल डेट दे रखी है, वो सब सारे सर्टिफ़िकेट्स की आप यहाँ देख लीजिए। वो रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन से जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने की, उससे पहले का ही होना चाहिए, उसके बाद का कोई भी सर्टिफ़िकेट मान्य नहीं होगा।
और जो क्वालिफ़िकेशन की बात कर लेते हैं, इसके लिए क्या क्वालिफ़िकेशन है, तो वो भी 1 अगस्त 2024 के हिसाब से मानी जाएगी। और क्वालिफ़िकेशन माँगी गई है वो ऑल पोस्ट सभी पद हैं उनके लिए बैचलर डिग्री माँगी गई है। वो किसी भी रिकॉग्नाइज़्ड यूनिवर्सिटी या उसके बराबर कहीं से भी आपने प्राप्त की हो सकती है। वो चाहे आपने डायरेक्ट की हो या वो ओपन से किया हो या आपने रेगुलर किया हो, मगर वो ग्रेजुएट लेवल का या उसके इक्विवलेंट में होना चाहिए। जिनको किसी वजह से कोई अपना सर्टिफ़िकेट नहीं मिल पाया है क्वालिफ़िकेशन का, तो वो यूनिवर्सिटी या फिर बोर्ड से एक सपोर्टिव एक डॉक्यूमेंट बनवा के भी अपना, मगर वो 1 आठ 2024 से पहले का ही होना चाहिए, वो भी इसमें मतलब उनको सबमिट करना होगा, वो लोग भी इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। तो ये बोल रहे हैं कि जो मेल कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए अगर दिल्ली पुलिस में अगर वो अपना चयन चाहते हैं, तो उनको ये तय करना होगा कि उनके पास एलएमबी जो लाइट मोटर व्हीकल सर्टिफिकेट है, ड्राइविंग लाइसेंस, वो हर हालत में होना चाहिए, तभी वो दिल्ली पुलिस में पद पा सकते हैं। अन्यथा वो केवल जो केंद्रीय आर्म फोर्स रहेगी, सिर्फ़ उसी में ही वो पद ले सकते हैं। वो वह व्यक्ति जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होगा, वो दिल्ली पुलिस के लिए एलिजिबल नहीं है। और ये मतलब ध्यान रखें सारे कैंडिडेट्स, जो जिसको फॉर्म भरना है वो 28 मार्च तक अपना फॉर्म हर हाल में भर लें और कोशिश करें कि उससे पहले ही भर लें, क्योंकि एसएससी का जो अभी तो फिलहाल उन्होंने नई वेबसाइट लॉन्च की है, तो हो सकता है ये अच्छे काम करे, लेकिन फिर भी अब तक जैसा ये रहा है वो यही है कि लास्ट टाइम पर आके एसएससी की जो साइट है वो क्रैश हो जाती है, जिस वजह से बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो अपना फॉर्म नहीं भर पाते हैं। तो वो कैंडिडेट ध्यान रखें कि जितना जल्दी हो सके अपना फॉर्म फिल कर दें, ताकि वो बाद में सर्वर डाउन या क्रैश वाली प्रॉब्लम का सामना ना कर पाएँ। बताया गया है कि जो स्कीम है एग्ज़ामिनेशन की, वो एग्ज़ाम होगा इसका पेपर फर्स्ट, फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट, पेपर सेकंड एंड डिटेल मेडिकल एग्ज़ामिनेशन। ये 4 स्टेप होंगे इसके एग्ज़ाम के, वो हम यहाँ बात कर लेते हैं। ये पेपर फर्स्ट है, जिसमें दे रखा है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीज़निंग, 50 नंबर की होगी और 50 ही क्वेश्चन होंगे। और जी जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, अ, ये रहेंगे, इसके भी 50 क्वेश्चन रहेंगे और 50 मार्क्स का रहेगा। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो न्यूमेरिकल रहेगा उसके भी 50 क्वेश्चन रहेंगे, 50 मार्क्स रहेगा। और इंग्लिश भी 50 मार्क्स रहेगी और इसके 50 क्वेश्चन ही रहेंगे। टाइम इसके लिए 2 घंटे का दिया जाएगा। और जो सेकंड क्वेश्चन होगा, वो केवल इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन का रहेगा, जिसमें 200 क्वेश्चन होंगे और 200 मार्क्स रहेंगे। तो इसमें जो इंग्लिश को जो कैंडिडेट्स हैं, वो इंग्लिश पे अपना ज़्यादा ध्यान दें, जो अंग्रेजी में थोड़ा अच्छे से मेहनत करें। और ये बताया गया है जो नेगेटिव मार्किंग रहेगी, वो 0.25 की रहेगी, मतलब 1/4 की रहेगी पेपर फर्स्ट एंड सेकंड में। और फिर बताया गया है जो कैंडिडेट्स फर्स्ट पेपर पास कर लेंगे और सेकंड क्रॉस कर लेंगे, उसको वो नेक्स्ट स्टेप के लिए आगे रहेंगे। और यहाँ बताया गया है फिर एनसीसी सर्टिफिकेट्स के बारे में। तो जिनके पास एनसीसी का ए सर्टिफिकेट होगा उसको 4 मार्क्स मिलेंगे एक्स्ट्रा, और जिसके पास एनसीसी का बी सर्टिफिकेट होगा उसको 6 मार्क मिलेंगे, और जो एनसीसी का जिसके पास सी सर्टिफिकेट उसके बाद 10 नंबर मिलेंगे उसको। ठीक है? तो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड जो जिसका हो जाएगा उसको टोटल में जो है उसको 10 नंबर, 6 नंबर, 4 नंबर जो भी सर्टिफिकेट उसके पास होगा वो उसमें ऐड कर दिए जाएँगे। जो है सिलेबस दे रखा है इन्होंने पूरा, कि जो पेपर फर्स्ट है उसमें जो आएगा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, तो उसमें कौन-कौन से टॉपिक रहेंगे। तो ये आप नोट कर लें, ध्यान दे लें इस पे कौन-कौन सा सिलेबस रहेगा। आपके सिलेबस में क्या-क्या टॉपिक रहेंगे वो आप अच्छे से यहाँ नोट कर लें और उस पर ही तैयारी करें। ज़्यादा बाहर इधर-उधर का उस पर ध्यान ना दें। ये जनरल नॉलेज का दे रखा है टॉपिक्स, और ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का दे रखा है, और ये इंग्लिश का दे रखा है, और ये भी दे रखा है इंग्लिश सेकंड का, कि इंग्लिश सेकंड में किस चीज़ पर ध्यान दिया जाएगा। जो-जो टॉपिक रहेंगे वो इन्होंने बताया है। अब बात कर लेते हैं हम फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, पीएसटी एंड फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट। अब इसमें बात कर लेते हैं जो सबसे पहले हाइट की, जो मेल कैंडिडेट्स हैं, जो एग्ज़ाम का जो पेपर है फर्स्ट और पेपर सेकंड जो पास कर लेंगे उनको ही इसमें वो ही इसमें भाग ले सकते हैं। और मेल की जो हाइट रहेगी वो 170 सेंटीमीटर रहेगी। चेस्ट है बिना फुलाए 80 सेंटीमीटर और फुला के 85 सेंटीमीटर।
और कैंडिडेट बिलोंग टू हिल एरिया, जो पहाड़ी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, वो जगह दे रखी है उन्होंने कौन-कौन सा क्षेत्र है। उन लोगों की जो हाइट रहेगी उनको 5 सेंटीमीटर की छूट है, तो यहाँ उनकी हाइट 165 सेंटीमीटर रहेगी मेल के मामले में, और चेस्ट का वही रहेगा 80 और 85। एंड अब दे रखा है ऑल कैंडिडेट्स बिलोंग टू एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब्स, तो उनकी जो हाइट रहेगी एसटी वालों की वो 162.5 उनको हाइट होनी चाहिए, और जो उनका चेस्ट है वो 77 सेंटीमीटर होना चाहिए, और जो उसका फुलाव है वो 5 सेंटीमीटर बढ़ा के मतलब 82 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं फीमेल की। तो फीमेल कैंडिडेट एक्सेप्ट दोज लिस्टेड एट सीरियल नंबर 1 5, मतलब वही जो नॉर्मल क्षेत्र से हैं उनकी जो हाइट है वो 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, और जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं जो पहाड़ी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, तो उन्होंने उनका उनके लिए भी यहाँ 2 सेंटीमीटर की छूट दी गई है। तो जिन महिलाओं की या लड़कियों की हाइट 157 सेंटीमीटर है जनरल में, तो वो इसके लिए एलिजिबल हैं, उससे कम नहीं होना चाहिए। या फिर अगर आप पहाड़ी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो आपकी हाइट 155 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। और फिर जो महिलाएँ 100 सॉरी जो महिलाएँ एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, वो उनकी हाइट और 1 सेंटीमीटर का उनको रिलीफ दिया गया है, तो उसकी जो हाइट है वो 154 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। वेट कॉरेस्पॉन्डिंग टू हाइट फॉर ऑल पोस्ट। ठीक है, अब ये बात करते हैं फिजिकल एंट्रेंस टेस्ट फॉर ऑल पोस्ट। ये लड़कों के लिए बताई गई है जो फिजिकल टेस्ट होगा आपका। तो जो लड़कों के लिए है वो है 100 मीटर की रेस होगी जो आपको 16 सेकंड में पार करनी है। दूसरा आपको 1.6 किलोमीटर की रेस होगी जो आपको 6.5 मिनट में करनी है। लॉन्ग जंप रहेगी वो 3.6 मीटर रहेगी। इन 3 चांस आपको 3 मौके दिए जाएँगे। 3 मौकों में आपको 3.65 मीटर की आपको लंबी जो कूद है वो लगानी होगी। और हाई जंप है 1.2 मीटर इन 3 चांसेस, इसको भी आपको 3 मौके दिए जाएँगे, और उसको भी आपको 1.2 मीटर आपको ऊँची कूद लगानी है। ठीक है? और ये शॉट पुट है, ये 16 का एलबीएस दे रखा है 4.5 मीटर इन 3 चांस। तो आपको शॉट पुट लगाना है, ये शॉट पुट कंप्लीट करना है आपको 4.5 मीटर का इन आपको 3 मौके दिए जाएँगे इसके लिए भी। ठीक है? अब बात कर लेते हैं महिलाओं के लिए। तो महिलाओं के लिए 100 मीटर की जो दौड़ रहेगी वो आपको 18 सेकंड का समय दिया जाएगा आपको, और जो 800 मीटर की दौड़ रहेगी उसके लिए 4 मिनट दिए जाएँगे। लंबी कूद इसके लिए आपको 2.7 मीटर लगानी होगी लंबी कूद, और 3 मौके दिए जाएँगे इसके लिए। और जो ऊँची कूद रहेगी वो आपको 0.9 मीटर की रहेगी, और इसके लिए भी आपको 3 मौके दिए जाएँगे। और बोल रहा है कि महिलाओं के लिए चेस्ट मेजरमेंट की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यहाँ कुछ महिलाओं के लिए जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कुछ नोट दिया गया है। वो ध्यान दें कि जब आपका फिजिकल जो स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, तो आपको उसमें अपना जो सेल्फ डिक्लेरेशन देना है जिसमें आपको अपनी प्रेगनेंसी को क्लियर करना है कि क्या आपका प्रेगनेंसी का स्टेटस क्या है। ठीक है, तो इन केस ऑफ डिक्लेरेशन दैट इज नॉट प्रेग्नेंट देन द मे बी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द, उनको क्लियर करना है कि वो प्रेग्नेंट नहीं है तभी वो इसमें भाग ले सकते हैं। अगर उन्होंने झूठी सूचना दी, मतलब झूठा डिक्लेरेशन दिया कि मतलब वो प्रेग्नेंट है, मगर उन्होंने लिखा कि हाँ मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, और उसके बाद अगर उनको जो फिजिकल टेस्ट होगा उसके बाद अगर उनको कुछ प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए वो खुद जिम्मेदार हैं। ठीक है, उन्होंने पहले ही ये मेंशन कर दिया है। तो अगर कोई जो महिला है, अगर वो डिक्लेयर देती है कि हाँ कि वो प्रेग्नेंट है, तो जो है उसकी जो जांच की जाएगी, और अगर वह प्रेगनेंसी में मतलब उसकी प्रेगनेंसी ठीक पाई जाती है, तो उसके लिए जो पोस्ट है वो रिजर्व रखी जाएगी, और उसके लिए जो है टेम्पररी अनफिट दिखाया जाएगा। इसलिए उसका जो फिजिकल टेस्ट होगा वो अभी ना करा के उसको बाद में कराया जाएगा, और उसको जो एग्ज़ाम मतलब जब वो फिट हो जाएगी, would be kept reserved for her, and she would be re-examined for PSTT 6 weeks after the date of confinement, subject to production of medical certificate of fitness from a registered medical uh, practitioner.
If she has found fit in PST Fed, she may be appointed to the post capped for the her and allow the benefit of seniority in accordance with the। ये बोल रहा है अगर आप आपके लिए जो सीट रिजर्व रखी जाएगी और आप अगर जो आपका जो फिजिकल है वो अच्छे से क्लियर कर लेते हैं, तो जब आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा तो आपको जो सीनियरिटी रहेगी वो आपकी बरकरार रखी जाएगी। मतलब जो आपको जैसे 6 महीने बाद या फिर 7 महीने बाद या जितना भी 4 महीने 3 महीने बाद आपको अपॉइंटमेंट होता है, अगर आप सिलेक्ट होते हैं, तो आपको वहीं से माना जाएगा सर्विस में, जहाँ से आपकी जो सहभागी लगे होंगे या जो जिन्होंने आपके साथ एग्ज़ाम दिया होगा, उनके साथ ही आपकी जो सीनियरिटी रहेगी। द कैंडिडेट मस्ट नॉट हैव नौकनी नौकनी भी नहीं होना चाहिए आपका, जिसके घुटने आपस में टकराते हैं। वो उसके लिए एलिजिबल नहीं है। फ्लैट फुट, जिसका पैर सपाट होगा, वो भी इसके लिए एलिजिबल नहीं है। और स्क्विंट इन आइज एंड दे शुड पोसेस हाई कलर विजन, जिसको कलर विजन का प्रॉब्लम होगा या जिसकी आंखें थोड़ी महंगी टाइप की होंगी, जिसको मतलब थोड़ी आंखों में प्रॉब्लम होता है, वो भी इसके लिए एलिजिबल नहीं है। और ये डिक्लेयर होना चाहिए कि आपकी गुड मेंटल एंड बॉडीली हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब मेडिकली आपको फिट होना चाहिए। आपको फिर जब आपका अगर सारा जो प्रोसेस है वो क्लियर हो जाएगा, उसके बाद आपको ट्रेनिंग पीरियड में रखा जाएगा। इसमें आपको इन सारी चीज़ों से आपको गुजरना होगा। ये सारी आपको ट्रेनिंग कराई जाएगी। ठीक है, तो यही इसका नोटिफिकेशन है। बाकी तो अदर जो रहता है नॉर्मल सबका, वही इसमें रहेगा। और इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में भी बताया गया है कि जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो आपके कंसर्न डिपार्टमेंट से या जो आपका सीएपीएफ रहेगा उसके द्वारा आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा। आपके लिए कौन-कौन सी पोस्ट रहेगी, तो ये सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस, सब इंस्पेक्टर इन बॉर्डर मतलब बीएसएफ, सब इंस्पेक्टर इन सीआईएसएफ और सब इंस्पेक्टर इन सीआरपीएफ एंड आईटीबीपी और सब इंस्पेक्टर ऑफ एसएसबी। ठीक है, तो यही आपका टोटल इसका जो नोटिफिकेशन है। बाकी आप इसका नोटिफिकेशन खुद से एक बार अच्छे से पढ़ लें। और जो कैंडिडेट्स इसकी तैयारी कर रहे हैं, जिसका सपना है आर्म फोर्स में जाने का या फिर दिल्ली पुलिस में जाने का, तो उनके लिए अच्छा मौका है। तो वो अच्छे से मेहनत करें। अभी तो काफ़ी टाइम है, मार्च अप्रैल और 2 महीने आपके पास पूरे हैं। आप 2 महीनों का समय है। 2 महीने में आप अच्छी मेहनत करें और अपने जो पेपर हैं उसमें पूरी दृढ़ता और तैयारी के साथ आप इसमें बैठें और अपने लिए एक जो सीट है वो क्लियर करें। ठीक है, तो मेरी शुभकामनाएँ आप सभी के साथ हैं और वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।